Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss important topics of Delhi University Seoul International Business and Semester 6 BCom थर्ड ईयर से रिलेटेड ये लेक्चर रहने वाला है। और इससे रिलेटेड मैंने बैंकिंग की एक प्रोवाइड कर दी है आप लोगों को वीडियो, तो उसको गो थ्रू करना इम्पॉर्टेंट है, उसमें सारे एस्पेक्ट। अब डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग को अटेम्प्ट करके जाने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस से आप क्या समझते हो, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेडली क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम्स में। Critically examine the factors that have contributed to the growth of international business in the last few decades। आप क्या समझते हो इंटरनेशनल बिजनेस से और इसने कितना इन्वॉल्व किया है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस होता है क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड टू एनी सिचुएशन वेयर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉसेस कंट्री बॉर्डर। कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करने की सिचुएशन जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस होता है, और जहाँ पे कंट्री की बाउंड्री के अंदर काम होता है वो डोमेस्टिक बिजनेस होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस इज द ट्रेड विच वी डू अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस को इम्पैक्ट देने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करेंगे बिजनेस को। इवन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, देखो अगर कंट्री की इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो रिलेटिव टू द कंट्रीज विद विच इट ट्रेड इट करंट अकाउंट विल बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। करंट अकाउंट घट जाएगा अगर सारी चीज़ें सेम रहती हैं, और कंज्यूमर एंड कॉरपोरेशंस इन दैट कंट्री विल मोस्ट लाइकली परचेज मोर गुड्स, और ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, while the countries export to other countries will decline। अगर इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड की बात करें, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो जो करंट अकाउंट है, देखो इससे क्या समझा, अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन का इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बता रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका करंट अकाउंट घट जाएगा, करंट अकाउंट घट जाएगा तो कंज्यूमर क्या करेंगे, बाहर की कंट्री से ज़्यादा आउटपुट मंगवाएंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट तो बढ़ जाएगा लेकिन एक्सपोर्ट घट जाएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। तो अगर कंट्री का इफ़ कंट्रीज इनकम लेवल, अगर कंट्री का इनकम लेवल बढ़ जाता है by a higher percentage than those of other countries, its current account is expected to decrease। current account फिर decrease करेगा और जो रियल इनकम लेवल है वो बढ़ जाएगी। रियल इनकम लेवल बढ़ जाएगी कंजम्पशन ऑफ गुड्स की, अ परसेंटेज ऑफ दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन will mostly likely reflect an increased demand for foreign goods। and again अगर मेरे नेशनल इनकम बढ़ता है तो करंट नेशनल इनकम बढ़ता है तो करंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो घट जाएगा, और जिसकी वजह से परचेजिंग पावर लोगों के पास बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। Next is impact of government policy। A country's government can have major effect on its balance of trade due to its policy on subsidizing export restriction on import। एक मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, देखो कहाँ पे थे हम। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर कंट्री का कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यू टू इट्स पॉलिसी ऑन सब्सिडाइजिंग एक्सपोर्टर, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट और लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑन पायरेसी।
मीन्स क्या बोल रखा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी पॉलिसी कर देती है तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो जाएगा और इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगी, तो उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे या इंटरनेशनल ट्रेड पे ये अफेक्ट पड़ेगा। सब्सिडीज फॉर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की सब्सिडीज अगर दे देता है एक्सपोर्टर को, तो सम गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज टू दियर डोमेस्टिक फर्म सो दैट दोज फर्म कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट than their global competitor. Thus, the demand for the export produced by those firm is higher as a result of subsidies. तो फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट वालों को बेनिफिट है, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। और हम क्या जो मेन मुद्दा होता है, पहले भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो आई थी उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात कर रही हूँ, तो जो पहले वाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आई थी उसका भी बेसिक मुद्दा यही था कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट का प्रमोशन करो, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करो, ताकि टैक्सेस लगाओ इंपोर्ट वगैरह में, टैरिफ, ताकि लोग बाहर से सामान कम मंगवाएं। क्योंकि जब बाहर से सामान मंगवाया जाता है तो आपकी फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आती है तो जो वैल्यू रुपीस की है वो इंक्रीज होगी। उस सिनेरियो में टैरिफ बढ़ाओ, गवर्नमेंट रिड्यूस करती है, इम्पोर्टा कोटाज लगाती है, अलग अलग टैरिफ बैरियर्स लगाती है। लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन पायरेसी, ये क्या बोल रहे हैं कि इन सम केसेस गवर्नमेंट कैन अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड फॉलो बाय इट्स लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन पायरेसी। चाइना पायरेसी इज वेरी कॉमन, इंक्लूड्स पायरेट मैन्युफैक्चरिंग, सीडीज, डीवीडीज, चूंकि एक जैसी लगती है तो उसको हमें क्या करना है, कॉपीज जो होती हैं उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करते हुए चलना है। एक्सचेंज रेट का क्या इम्पैक्ट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री की अपनी खुद की करेंसी है, इज वैल्यूड इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, जिसको हम एक्सचेंज रेट्स कहते हैं, सो दैट करेंसी कैन बी एक्सचेंज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल बिजनेस पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको देखो कुछ दिखाती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपका डोमेस्टिक और फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस, इससे भी इम्पॉर्टेंट स्कोप की बात की गई है, और भी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट हो तो मैं जस्टिफाई कराती हूँ आपको। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या आप लोग देख लो, अगर आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लेना अपने एंड से, मुझे बेसिकली ये कराना है आपको। मेजर डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखो डोमेस्टिक ट्रेड क्या करता है, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, और पीपल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रांजेक्शन करती है। वेरियस अदर स्टेक होल्डर सच एज सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, मिडलमैन, शेयर होल्डर एंड पार्टनर आर यूजुअली सिटीजन। जितने भी स्टेक होल्डर्स, जितने भी होल्डर्स वगैरह हैं वो सब अपनी कंट्री के होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग कंट्री के होते हैं। डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर, कैपिटल, वो क्या है, रिलेटिवली मोर विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री में मिल जाता है, जबकि डिग्री ऑफ मोबिलिटी फैक्टर्स प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल वो अपनी कंट्री में नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, डिफरेंट कंट्री से भी लाना पड़ता है। फिर उसके बाद देखो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर के बाद कस्टमर हेट्रोजीनिटी अक्रॉस मार्केट्स। डोमेस्टिक मार्केट्स मोर होमोजीनियस होती है क्योंकि उसमें एक जैसा प्रोडक्ट होता है, और जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती है उसके अंदर लैक ऑफ होमोजीनिटी, हेट्रोजीनिटी होती है, क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस, प्रेफरेंसेस डिफरेंट, कस्टम्स डिफरेंट, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में हेट्रोजीनिटी आती है, और नॉर्मल जो मार्केट होती है आपकी डोमेस्टिक मार्केट, उसमें होमोजीनिटी आती है। डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस में बिजनेस सिस्टम में क्या फ़र्क है, बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर रिलेटिवली मोर होमोजीनियस विद इन अ कंट्री, और बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर वेरी कंसिडरेबल। ये सब जो प्रैक्टिस वगैरह की जाती है वो अक्रॉस कंट्रीज की जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, क्या रिस्क है, डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क टू वन सिंगल कंट्री।
रिस्क कितनी कंट्री का, एक सिंगल कंट्री का, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का रिस्क इन्वॉल्व होता है। लास्ट 2 पॉइंट्स इज बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी। डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रूल्स, लॉज एंड पॉलिसी, टैक्सेशन सिस्टम एटसेट्रा ऑफ अ सिंगल कंट्री। जो बिजनेस रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, पॉलिसी लगते हैं, वो एक कंट्री की है, और यहाँ पे लॉज वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं। करेंसी यूज कौन सी, एक ही कंट्री की करेंसी यूज की जाती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की करेंसी को यूज किया जाता है। ये वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आप इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड ड्राइवर्स ऑफ इसे दोबारा रिपीट हो गया। व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद देखो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ड्राइवर बताना है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये बताना है, और ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताने हैं। ग्लोबलाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स या तो घुमा के पूछ लेंगे, डायरेक्ट ग्लोबलाइजेशन पूछ लेंगे, घुमा के पूछ लेंगे, मतलब ग्लोबलाइजेशन तो आना ही आना है, ये लिख लो आप लोग। देयर हैज़ बीन इंक्रीज रिमूवल ऑफ बैरियर्स। जब हम बैरियर्स को हटा देते हैं, 1991 में एक पॉलिसी आई थी, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब हम लिबरल कर देते हैं, चीज़ों को आज़ादी दे देते हैं, लाइसेंसिंग से हटाओ और रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, ताकि लोगों को फ्रीडम हो सके अपने बिजनेस को परफॉर्म करने में। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्राइवेट करो, लोगों को लोगों के हाथों में, प्राइवेट लोगों के हाथों में काम को दो, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। पब्लिक वाले सोते रहते हैं उस टाइम पे, ऐसी इसलिए पॉलिसी लाई गई थी। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कहीं ना कहीं बैरियर्स वगैरह को हटाओ, ताकि जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक साथ मिलके काम कर सकें। ठीक है, अब देखो, रिमूवल ऑफ बैरियर ऑफ ट्रेड अक्रॉस नेशन बॉर्डर्स, दिस इज टू इनेबल इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटल मार्केट and flow of financial resources, knowledge etc. This has been made possibly by regional and trade blocks की वजह से ही ये पॉसिबल ज़्यादा हो पाया है, जैसे यूरोपियन यूनियन, इकोवास, नाफ्टा, ठीक है, ये हो गया है। Such regionalization seems to be the precursor of globalization. ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से बताया है, बढ़ावा दिया है। दिस आर्टिकल डिस्कसेस द फैक्टर दैट, ये जिस भी हम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 2.0 सेक्शन में हम ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स पढ़ेंगे और 3 पार्ट में हम कंक्लूजन की डिस्कशन करेंगे, यही बोल रखा है, फर्दर स्टडी आप करो। तो चलो, ड्राइवर्स ऑफ फैक्टर्स जो कि ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब एज अ रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू ट्रेड अक्रॉस नेशन बॉर्डर्स, ताकि हम इंटीग्रेट हो सके, इंटरडिपेंडेंस के साथ काम कर सकें और इंटरकनेक्टिविटी हो। इंटरडिपेंडेंस मीन्स आपस में, ए कंट्री है, बी कंट्री है, आपस में मिलजुल के काम कर सके, और इंटरकनेक्टिविटी हो, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटल मार्केट एंड फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट नेशन, thus expanding international trade and economic growth in complex way। जितनी भी कॉम्प्लेक्स वे से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को डील नहीं कर पा रहे, उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। ग्लोबलाइजेशन इज ड्राइवन बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो ग्लोबलाइजेशन है वो इन फैक्टर्स की वजह से ड्राइव करता है, मीन्स अफेक्ट होता है। देखो कैसे, सबसे पहले डिजिटल रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने, इंटरनेट ने आज की डेट में बहुत सारे कामों को इजी कर दिया है, क्योंकि हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस होती है उसको हम मंगवा सकते हैं, और ये बहुत इजी हो गया है मोबाइल फ़ोन्स और ऑनलाइन वगैरह से। जैसे कि अमेज़ॉन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे ये काम बहुत इजीली हो गया है, ठीक है। उसकी बात की गई है, इन्होंने डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स जैसे आपका नाफ्टा, ठीक है, साफ्टा,
ठीक है, ये सारी इकोनॉमिक, यूरोपियन यूनियन और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इन्होंने क्या किया है, ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रेड ब्लॉक। सेवरल ट्रेड ब्लॉक्स हैव मेड नेशनल बॉर्डर प्रोकरस एज बैरियर टू ट्रेड आर रिड्यूस्ड। उन्होंने कम कर दिए हैं, हटा दिए हैं। जैसे नाफ्टा किसके लिए है, यूएस, मैक्सिको, कनाडा के लिए। EAC किसके लिए है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। सच ट्रेड ब्लॉक्स कंपटीशन को इंक्रीज करते हैं फर्म्स के बीच में और फ्लो इजीली करवा पाते हैं। आपके फ्लो जो गुड्स और सर्विस का है वो इजी हो गया है, इसीलिए ये भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के अंदर। फिर सोशियो कल्चरल कन्वर्जेंस, ये क्या बोला गया है, ड्यू टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, पीपल आर लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट यूज्ड टू लुक अन अफ्रीकन इज नाउ लुकिंग नॉर्मल, सच एज वियरिंग मिनी स्कर्ट्स, ये नॉर्मल हो गया है। ठीक है, सोशियो कल्चरल कन्वर्जेंस। और दिस इज ड्यू टू एक्सपोजर टू कल्चरल इन विच वियरिंग मिनी स्कर्ट इज नॉट सीन एज टैबू। As a result, producer of mini skirt has a global clientele due to convergence of cultural values। जैसे कि जो पहले कल्चरल मतलब ये माना नहीं जाता था कि आप ये नहीं पहन सकते, ये पहन सकते हो, ये बैरियर एक तरीके से डे टू डे हट गया है, जिसकी वजह से ग्लोबली जो आप फैलाते हो, ग्लोबली आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो। What used to be national regional product is now global product। जो रीजन में पहले प्रोड्यूस होता था अब वो ग्लोबल में प्रोड्यूस होने लगा है। फर्म कैन नाउ सेल देयर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड विदाउट कस्टमाइजिंग दैम। बिना उसको कस्टमाइज किए, बिना उसमें चेंजेस लेके आए, उसको बहुत ही अलग तरीके से मैनेज कर सकती है, प्लान कर सकती है। ग्लोबल एजुकेशन प्रोवाइडर्स, बहुत सारे ऐसे भी प्रोवाइडर्स हैं जो कि ग्लोबली अफेक्ट करते हैं। विद इन द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड इंक्रीजिंग, देयर आर इंस्टीट्यूशन विच ऑफर्स एजुकेशन कोर्सेज टू अ ग्लोबल ऑडियंस। वी हैव सीन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफरिंग अ ब्लेंड ऑन कैंपस डिस्टेंस। इस तरीके से प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन देंगे, उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज देंगे लोगों को। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या बोल रखा है, गवर्नमेंट हैव फॉर्मुलेटेड पॉलिसी दैट फैसिलिटेट cross border trades and influence. For example, there is growing influence of China, especially in Africa, where China is offering long term loans to countries। China क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रही है। Zambia is a key example। ये शायद ये एग्जाम वर्ड कुछ सही नहीं लग रहा। where China virtually took over operations to at the international airport, जो कि ये दिखाता है कि जो कंट्रीज हैं वो डेवलप हो रही हैं, आर पोजिशनिंग themselves, वो अपने आप को रख रही हैं। एक कंट्री अपने आप को दूसरी कंट्री के सामने रिप्रेजेंट कर पा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर देखो फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन मींस आपस में जो फाइनेंस का इशू था इंटरकनेक्ट हो गए ना, इसकी वजह से इंटरकनेक्टनेस बढ़ी कंट्रीज की और डीरेगुलेशन हुई फाइनेंशियल मार्केट की, और अब इजी हो गया एक्सचेंज करना मनी को ग्लोबल करेंसी में, जैसे कि यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। पहले इतना इंटरनेशनल ट्रेड होता नहीं था, तो लोगों के पास मींस कंट्रीज के पास इतनी फॉरेन करेंसीज नहीं हुआ करती थी। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन से फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन भी आ गया। इंटेंस कंपटीशन, इसे तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि कंपटीशन बढ़ा है आपका। इंटेंस कंपटीशन अमंग फर्म्स आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट, नई नई मार्केट देखने लगी है, नए नए प्रोडक्ट की डिमांड होने लगी है। इंफॉर्मेशन, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नई नई मार्केट्स ओपन हो गई है। एफडीआई के लिए बहुत ज़्यादा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी खोल गई है कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है। इंक्रीज इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड, और कहीं ना कहीं बोलोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड भी
बढ़ा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ ट्रेड होता था, अब इसकी फॉर्मेट में जॉइंट वेंचर्स आ गए हैं, लाइसेंसिंग आई है, फ्रेंचाइजिंग आई है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बढ़ने लगी है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला प्रोडक्ट हैव बिकम ग्लोबल ब्रांड, जो कि पूरी कंट्री में फैल रहे हैं। सच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और एफिशिएंट बनते जा रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये इतना ज़्यादा वे में आया है। नीड फॉर इकोनॉमिक ऑफ स्केल, नीड फॉर इकोनॉमिक ऑफ स्केल मीन्स इकोनॉमिक ऑफ स्केल की भी ज़रूरत है। देखो इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए, इसमें से 5 या 6 पॉइंट तो पक्के कर लेना आपने। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कौन से पॉइंट्स आपको पक्के करने हैं। एज कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई फर्म्स आर लुकिंग, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो फर्म ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करने लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आती है ना। सेम प्रोडक्ट फॉर ह्यूज मार्केट, जैसे कि पेप्सी कंपनी विच सेल्स इट्स ड्रिंक ग्लोबली फैला रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इसके अंदर, जो कि और फैक्टर्स बोले तो जो कि इसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे हिस्टोरिकल, जैसे जो ट्रेड रूट्स है वर मेड ओवर द ईयर सो दैट गुड्स ऑफ वन कंट्री, वन किंगडम और कंट्री मूव टू अनदर। द वेल नोन सिल्क रूट फ्रॉम ईस्ट, सबसे बड़ा, अलग अलग रूट्स निकालते जा रहे हैं ताकि जो ट्रेड है वो इजी हो सके। फिर इसमें इकोनॉमी की बात की गई है कि इकोनॉमी, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू टू द एंड यूजर डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू एडिशन। जो ओवरऑल इकोनॉमी है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उसको ज़्यादा इफेक्ट दिया जाता है। रिसोर्सेज एंड मार्केट इंक्रीज कर रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, जैसे कि कोल है, ऑयल है, जिसमें पहले इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। फिर प्रोडक्शन इश्यूज, प्रोडक्शन इश्यूज में क्या बोल रखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ बिल्डअप कैपेसिटीज बढ़ रही है कंट्रीज की। पॉलिटिकल बाउंड्रीज कंट्रीज की बढ़ती जा रही है, जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज हो गए आपस में जो कंट्रीज के हैं, वो भी एक तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजीज, 8 बैरियर इन इकोनॉमिक, और अब बैरियर्स के बारे में बात करो, इतने पॉइंट्स इनफ हैं। 8 बैरियर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कौन कौन से हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह अलग अलग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा दे देती है। अभी भी लाइसेंस बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, कहने को तो हम बोल रहे हैं हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज की रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इतना अवेलेबल है नहीं। इन्वेस्टमेंट इन रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंसेंटिव एंड प्रायोरिटाइजेशन, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ को कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कहीं कहीं पे, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो चाइना प्रोडक्ट बैन है, तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को बैन कर दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी, हिपोक्रेसी चलती है यहाँ पे, और माइंड सेट अभी भी इतने लोगों के माइंडसेट ओपन अप नहीं है। फियर्स ऑफ दैट कंट्री, फियर क्या का कंट्री को रहता है, ये आपके अपने एंड का काम है। फिर व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी रिपीटेड, मतलब हर पेपर में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और ये बन सकता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड करती है सारी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो कि मेरी कंट्री से रिलेटेड है। मेरी कंट्रीज़ में जो भी हो रहा है और दूसरी कंट्रीज़ में जो भी हो रहा है, उनकी पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी, जो कि बनी है रेजिडेंट में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक स्पेसिफिक पीरियड में। आगे देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद, व्हेन द एलिमेंट्स आर करेक्टली इंक्लूडेड इन बीओपी, अगर बिल्कुल सही हैं तो जीरो इफेक्ट होता है इसका। इसका मतलब ये है कि जितना इनफ्लो हुआ है मेरी कंट्री के अंदर, उतना ही कंट्री के बाहर हुआ है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो। उसके बाद क्या बोल रखा है, जो बीओपी स्टेटमेंट है ये दिखाती है कि मेरी कंट्री ने फ़ायदा किया, नुकसान किया ट्रेड के अंदर। व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट, अगर कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो बीओपी सरप्लस में रहेगा, अगर एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट से तो बीओपी डेफिसिट में रहेगा। तो बेसिकली ये सरप्लस और डेफिसिट दिखाती है हमारी कंट्री का।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोल रखा है, फंड्स एंटरिंग अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन सोर्स आर बुक्ड एज क्रेडिट एंड रिकॉर्डेड इन बीओपी। आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाए डेबिट में, तो जापान जैसे एक्सपोर्ट कर रहा है 100 कार्स यूएस के अंदर, जापान बुक द एक्सपोर्ट ऑफ 100 कार एज अ डेबिट, तो जापान डेबिट में रिकॉर्ड करेगा और यूएस कहेगा कि मेरे पास आ रहा है, तो ये हो गया क्रेडिट। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका। बीओपी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने बोल रखा है फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिस्कल अकाउंट और जो बैलेंसिंग आइटम्स हो गए वो जीरो आ गए। वाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट वाइटल फॉर अ कंट्री, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये पूरी कंट्री की मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है, ठीक है, फाइनेंशियली और इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाता है। और बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ये बताता है कि मेरी कंट्री की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है कि डेप्रिशिएट कर रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट की मदद करता है ट्रेड पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाने में, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है इकोनॉमिक डीलिंग के बारे में कि इकोनॉमिक की सिचुएशन किस तरीके से रहनी चाहिए, या हम डेफिसिट में हैं या कैसे है। एलिमेंट्स में 3 अकाउंट पढ़ेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और आपका जो भी है एक और अकाउंट था। करंट अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट ये बताता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस अकाउंट कवर्स ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट। सिर्फ ये बताता है कि इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, ये बताएगा आपको, जिसके अंदर आपकी रिसिप्ट जो कि इंजीनियरिंग से आई, टूरिज्म से आई, ट्रांसपोर्टेशन से आई, ये बताएगा, ठीक है। और व्हेन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंबाइंड दे मेक अप अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी हमने डिस्कशन कर रखी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बारे में बताता है, तो पूरी सारी इसके अंदर आ जाएगा। क्या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या बताता है, कैपिटल अकाउंट बताता है कि मेरी जो कंट्री है उसकी कैपिटल ट्रांजैक्शन कैसी है। ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्रीज आर मॉनिटर्ड थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ट्रांजैक्शन जैसे परचेज एंड सेलिंग ऑफ असेट, जैसे कि लैंड और प्रॉपर्टी, मेरी कंट्री ने कितना बोरोइंग्स कर रखा है, कितनी लैंडिंग कर रखी है। कैपिटल अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड फ्लो ऑफ टैक्सेस, परचेज, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। द डेफिसिट और सरप्लस इन करंट अकाउंट, जो डेफिसिट हुआ, सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ करंट अकाउंट से, वो मेंटेन कर लिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। 3 मेजर एलिमेंट है कैपिटल अकाउंट के। देखो ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है इससे सबसे ज्यादा। लोन्स एंड बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लोन्स एंड बोरिंग्स मतलब इसमें सारे के सारे लोन्स वगैरह आ जाएंगे, या तो मैंने लोन ले रखा है या तो मैंने दे रखा है, सारे टाइप्स के, ठीक है, प्राइवेट से हो चाहे वो पब्लिक से हो। इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो मैंने कॉरपोरेट सेक्टर्स वगैरह में कर रखी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ जाएगा जो कि डॉलर वगैरह की फॉर्मेट में जो भी दे रखा होता है, रिजर्व्स आ जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट क्या बताता है, फाइनेंशियल अकाउंट बताता है कि फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम एंड टू कंट्रीज, या तो जा रहा है या तो आ रहा है। वेरियस इन्वेस्टमेंट जो मैं करती हूँ रियल इस्टेट में, बिजनेस वेंचर में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो ये किसी फॉर्मेट में मेरा पैसा जा रहा है और किसी फॉर्मेट में मेरा पैसा आ रहा है, तो वो जो पूरा होता है वो आपका कहलाता है फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट। इज मॉनिटर्ड थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंट। दिस अकाउंट मेजर द चेंजेस इन फॉरेन ऑनरशिप। फॉरेन ऑनरशिप में बदलाव लेके आता है ऑफ डोमेस्टिक असेट एंड डोमेस्टिक ऑनरशिप। एनालाइज दीज चेंजेस कैन अंडरस्टूड इफ द कंट्री इज सेलिंग और एक्वायरिंग मोर एसेट्स। तो गवर्नमेंट अगर ज्यादा, जो मतलब कंट्री है वो ज्यादा इन्वेस्ट करे गोल्ड, स्टॉक, इक्विटी वगैरह में, तो इस अकाउंट के अंदर ज्यादा मेंटेनेंस होती है। अब देखो, एक पढ़ा हमने करंट अकाउंट, एक पढ़ा कैपिटल अकाउंट, एक पढ़ा हमने फाइनेंशियल अकाउंट। तो जब इन तीनों का सम 0 आ जाता है तब हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अदरवाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। फिर उसके बाद देखो, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग देख लो। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ना ये समझना 1, 2, 3, 4 स्टेजेस में होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, स्टार्टिंग में उसकी सेल्स वगैरह बहुत धीरे होती है। धीरे धीरे वो अपनी एक ऐसी लाइन पे आता है जिससे वहां की उसकी इंक्रीज होने लगती है ग्रोथ। यहाँ पे उसका कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा होता, या कॉस्ट भी रिकवर हो रहा होता है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ से उसको प्रॉफिट अर्निंग शुरू हो जाती है।
प्रॉफिट अर्न करते करते वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां से उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है उसकी एक्सपेक्टेशन से। फिर एक ऐसा पॉइंट होता है, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, जो कि मैक्सिमम पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे जो कंट्रीज फुल्ली सेटिस्फाई होती है अपनी कंडीशन से, और जब यहाँ से कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है तो वो डेक्लाइन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये 4 पॉइंट बोलते क्या हैं। सबसे पहले ये दिया किसने था, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, रेमंड वर्नर ने दिया था। जब दिया था 1960s में दिया था, और इनके हिसाब से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है अगर मार्केट में उतारा जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो गुड्स का जो नया प्रोडक्ट उतारेंगे, देखो 2 इसमें डिफाइन किए हैं, ये तो हमने डिस्कस किया। हाँ, थ्योरी ओरिजिनेटिंग इन द फील्ड ऑफ मार्केट स्टेटेड दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस से गुजरता है। न्यू प्रोडक्ट होगा, मैच्योरिंग प्रोडक्ट होगा, और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होगा। 3 प्रोडक्ट होंगे। तो देखो इसको किस तरीके से उन्होंने बताया है। फिर वही इंट्रोडक्शन स्टेज हो गई ये वाली, फिर ग्रोथ स्टेज हो गई, और फिर मैच्योरिटी स्टेज हो गई, और फिर डेक्लाइन स्टेज हो गई। और डेक्लाइन स्टेज के बाद आपका क्या होगा, प्रोडक्ट फिर से इंट्रोड्यूस, फिर से नया एक तरीके से इंट्रोडक्शन की तरह फेज, उसमें कुछ रिपोजिशनिंग वगैरह की जाती है ताकि वो इम्प्रूवमेंट में हो। न्यू प्रोडक्ट का मतलब इस स्टेज में क्या होता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री नए नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, कस्टमर तक पहुंचाती है, और इसको पहुंचाने में सबसे ज़्यादा प्रमोशन वगैरह की हेल्प होती है। प्रमोशनल कॉस्ट लगाती है वो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला, मतलब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं स्टेज में, ठीक है। अभी क्या क्या दे रखा है यहाँ पे कि प्रमोशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में। फिर प्रोसीजरल मैन्युफैक्चरल ट्रबल्स आती है, सेल्स यहाँ पे लो होती है, ग्रोइंग रेट लेस होती है, और यहाँ पे लॉस होता है, या अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो भी वो ना के बराबर होता है। सेकेंड स्टेज कौन सी है आपकी, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे। प्रॉफिट्स भी कम होते हैं, मार्जिनल कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर डाउन चले जाते हैं, मार्जिनल कॉम्पिटिटर, और कस्टमर जो होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं और वो उस चीज़ को, प्रोडक्ट को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या बोला गया है कि जो सेल्स, अच्छा मैच्योरिटी के अंदर ही और भी कुछ पॉइंट्स इन्होंने स्किप करे हैं, वो मैं ऐड कर देती हूँ। मैच्योरिटी के अंदर ही आपकी सेल्स बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, और मैच्योरिटी में ही प्रॉफिट के आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और मैच्योरिटी के बाद प्रॉफिट डिक्लाइन होने शुरू होते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज में बताया हुआ है कि सेल्स घटने लग जाती है, प्रॉफिट भी घटने लग जाते हैं, और कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स पे या तो ट्रांसफ़र कर जाती है। और फिर आती है आपकी डिक्लाइन स्टेज, जिसमें बिल्कुल शटडाउन का पीरियड की बात होती है, और वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी मार्केट में सर्वाइव नहीं होने वाला होता। टीवीज़, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई भी एक प्रो करके कह रही हूँ, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांड का एक प्रोडक्ट आया, मान लो ए प्रोडक्ट आया, उसका फिर न्यू प्रोडक्ट निकलेगा बी प्रोडक्ट, फिर न्यू प्रोडक्ट निकलेगा सी प्रोडक्ट, तो इस हिसाब से वो चलता रहता है। फिर इन्होंने बोला ऑल्दो प्रोडक्ट विच इंड्योर्ड दिस लाइफ साइकिल मे बी फाउंड द लीगैलिटी ऑफ दिस थ्योरी इज लिमिटेड, कम होती है इसकी अजम्पशन क्या क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस इसकी पढ़ लो। दिस थ्योरी एज्यूम दैट, ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो प्रोडक्ट की प्रोग्रेस है ना वो इन्हीं स्टेजेस से निकलती है, तो ये अजम्पशन है इसकी। इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन अराउंड द वर्ल्ड, इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू डिस्क्राइब हाउ द पर्सनल कंप्यूटर्स, वो किस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट से बाहर चला गया। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें ये बताती है कि ट्रेड पैटर्न क्या होने वाला है। जैसे ग्लोबल कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल कंपनीज इवन कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग मार्केट
वेयर हाई स्किल्ड लेबर आर फैसिलिटेट आर यूजुअली चीपर, वो सस्ता होता है, इवन दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर टिपिकली एसोसिएटेड विद फर्स्ट और न्यू प्रोडक्ट स्टेज। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया है। और भी देख लो, यहाँ पे ऐसा बोल रखा है कि द फर्स्ट और न्यू प्रोडक्ट स्टेज एंड देयरफॉर कंप्लीटेड इन होम कंट्री, पहले होम कंट्री में, फिर वो डेवलप करती है, एमर्ज करती है दूसरी मार्केट्स में जैसे इंडिया, चाइना, ऑफर करती है अच्छा खासा स्किल्ड लेबर, न्यू रिसर्च फैसिलिटीज़ और सब्सटेंशियल कॉस्ट एडवांटेज ग्लोबल फर्म्स को। तो पीएलसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, उसके बाद तुम्हारा इंटरनेशनल बिजनेस भी इम्पॉर्टेंट, और भी ग्लोबलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया ना, तो इस वजह से टॉपिक्स 3 हुआ है, लेकिन ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको स्किप मत करना। सो ये एंड हो गया इस लेक्चर वीडियो का। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और अच्छे से सपोर्ट करो। कमेंट करो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आपको किसका चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।